नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे हरियाणा में चुनाव प्रचार का, आज अंतिम दिन है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, और साथ ही साथ बात होगी कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान आखिर क्यों। और उसके अलावा बात करेंगे कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बना हुआ है इन दिनों, वो वक्फ बिल पर आखिर क्या कुछ कर रहा है। इसके साथ ही साथ मुडा घोटाले की बात होगी जिसको लेकर ईडी ने अपनी जांच तेज की है और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेही कृष्णा आज ईडी के सामने पेश हुए। और इसके साथ ही साथ बंगाल में डॉक्टर्स का प्रदर्शन क्यों हो रहा है तेज, इस पर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोलने वाली बड़ी पहल पीएम इंटर्नशिप योजना का पोर्टल आज हो रहा है लॉन्च। टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे इंटर्नशिप के अवसर। दिल्ली में ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन, मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस यूथ आरटीआई सेल से संबंध। भाजपा ने कहा मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नशे का सामान। हरियाणा में आज थमेगा विधानसभा चुनाव का प्रचार, मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं। भारत में मोस्ट वांटेड विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की पाकिस्तान में खातिरदारी। पीएम शरीफ ने बताया इस्लाम और शांति का मसीहा। वहीं भारत में वक्फ बिल के विरोध में सक्रिय हुआ जाकिर नाइक। और कर्नाटक के मुडा घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए शिकायतकर्ता स्नेही कृष्णा, सबूत पेश करने के लिए किया गया था तलब। कांग्रेस पार्टी का दावा, अगर जमीन वापसी को तैयार है सीएम तो फिर कैसा केस। तो सबसे पहले हरियाणा चुनावों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस समय जो चुनाव प्रचार है वो अपने पूरे शबाब पर है। अब कुछ ही समय बाकी है चुनाव प्रचार खत्म होने का, आज शाम थम जाएगा चुनाव का प्रचार। तो ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी के साथ ही साथ एक बड़ा सवाल और भी उठ गया है इन चुनावों में, जब चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, वो ये है कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो बरामदगी की गई है दिल्ली में ड्रग्स इंटरनेशनल रैकेट में, उसमें कांग्रेस का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम दूसरे दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। जनसभाओं और रोड शोज का दौर जारी है। इस बीच प्रचार के आखिरी दिनों में कांग्रेस के सामने एक नई परेशानी आ गई है। दिल्ली में पकड़े गए इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में आरोपी के साथ कांग्रेस कनेक्शन को लेकर पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स की बरामदगी के साथ पकड़े गए किंगपिन तुषार गोयल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख रहा है। उन्होंने इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि इनकी दुकान में अब नशे का सामान मिलने लगा है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोपी की दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो साझा करते हुए कांग्रेस के संबंधों को लेकर सवाल पूछा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से
जो पैसों का इस्तेमाल है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। तो हरियाणा चुनाव के आखिरी दिनों में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि मोहब्बत की दुकान में आखिर नशे का कारोबार कैसे पहुंचा है। और क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, आपको दिखाते हैं। ड्रग्स पकड़ी गई है और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। तो ये जो पूरा मामला है ये चुनावों में भी अब छा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में नशे के कारोबार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तो नशे को कारोबारियों को चंड मुंड और महिषासुर बताया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो किस तरह से नशे का जो कारोबार है वो इन चुनावों में, हरियाणा के चुनाव में एक मुख्य भूमिका में आ गया है, ये भी एक मजे की बात है, दिलचस्पी बात है। फिलहाल कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि भारत के संविधान को भाजपा खत्म कर देना चाहती है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो जिस तरह से ये पूरा चुनाव प्रचार का कुछ घंटे, 1.5-2 घंटे रह गए हैं और लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा एक नेक्सस जो ड्रग्स माफिया, और क्योंकि देखिए हरियाणा और पंजाब ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं ड्रग्स को लेकर के और बहुत एक संवेदनशील विषय है, और ऐसे में कांग्रेस के साथ उसका कनेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? निखिल, सच में, और आज का जो ये प्रचार प्रसार का जो है टाइम और इसके बाद बंद हो जाएगा और 5 तारीख को चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से खूब जोर आजमाइश की है। लेकिन कुछ अपडेट मैं आपको दे दूं जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अभी कुमारी शैलजा जो है वो सोनिया गांधी से मिलने आई हैं। अब अचानक चुनाव के 2 दिन के बाद चुनाव होने हैं और शैलजा जो हैं वो आ गई हैं दिल्ली और सोनिया गांधी से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जो हाथ उठा के भूपेंद्र हुड्डा और उनके हाथ में मिला के ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब कांग्रेस पार्टी चट्टानी एकता दिखाते हुए हरियाणा में लड़ रही है, ऐसा दिखा नहीं।
तो जाहिर सी बात है कि जब अभी डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि शैलजा कांग्रेस के चुनाव जीतने में कितने कारगर साबित होगी तो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस को चुनाव हराने में शायद शैलजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जी। और ये हम लोग ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान हाथ में लेके जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो संविधान की कॉपी थी वो कॉपी वो कमोबेश उनकी छूटी नहीं है, तो वो मैसेज जो शैलजा के कारण नाराज दलित समुदाय के लोग हैं उनके बीच में ये मैसेज जो यूपी की तरह में और दूसरे स्टेट की तरह जैसे लोकसभा में उन्होंने ये फैलाया झूठ, उसी को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम उसी संविधान के और उसी के भारत में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी मुद्दे को एक बार चला लें। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके पॉकेट में संविधान को रख के और बाहर दिखाने में उनको क्या जाता है। ये ड्रग्स हॉल जो पकड़ा है वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि रैकेट का पर्दाफाश है जी। जो सफेद पोश लोग जिस तरीके से पार्टी के एक्टिविटीज में, पार्टी के कार्रवाई में, पार्टी के नेताओं के बीच में बड़े बड़े शान से और बड़ी तरीके से सम्मानीय पद पाते हैं, जब उनका चरित्र और उनकी जो काम है तो वो दिखता है तो लगता है कि सच में समाज में घून की तरह है। आप ये सोचिए हजारों करोड़ के ये ड्रग्स के रैकेट को पर्दाफाश हुआ है और उसमें जो किंग पिन है वो कांग्रेस का एक यूथ लीडर है, तो माना जा सकता है कि ये जो कोड है वो पूरी तरह से समाज को निगल रहा है। जनता इसमें किस तरह से रिएक्ट करेगी ये तो 5 तारीख को बताएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा का जो चुनाव है इसमें कम से कम जो त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, बहुकोणीय संघर्ष और मुकाबला है वो चुनाव इस बार हरियाणा में एक दिलचस्प मोड़ लेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी दमखम से तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस को जो ये लगने लगा है कि बैठे बैठाए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से वो चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन ये ऐसा होते नहीं दिख रहा। ठीक है विनोद जी, ये लेकिन ये वाला जो मुद्दा अभी आया जिस तरह से ड्रग रैकेट का, और आपने कहा कि सफेद पोश लोग वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ऐसे में क्या ये किसी तरह से इसका इफेक्ट चुनाव में आप देख पा रहे हैं हरियाणा में विशेष तौर पे? आप अगर इस बात को देखें, हरियाणा के बॉर्डर से लगे हुए पंजाब का इलाका है, उड़ता पंजाब, हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से देखा है जी किस तरह से इस ड्रग रैकेट में बड़े बड़े सफेद पोस्ट के साथ साथ में आप देखिए कई नामी गिरामी पुलिस, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स की भी 1-2 की अरेस्ट हुई है। एक तरह से पूरा एक नेटवर्क बना है। आप उस नेटवर्क में देखिए कि वो लोग कौन हैं जो समाज के बीच में एक भले आदमी की तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन वो समाज को किस तरह से, बच्चों को, नौजवानों को वो एक तरह से इस गंदे लत में डाल के एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं जी। अब ये दिक्कत समझने की बात है जो सुधांशु जी लेटर दिखा रहे थे कि एक कांग्रेस के यूथ के लीडर की जो ड्रग्स हॉल में, ये आज से नहीं होगा जो इतना बड़ा रैकेट पर्दाफाश हुआ जी, इतने वर्षों से उसमें मुलव्विस होगा। और उसकी पैरवी और उसके लेटर में अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिफारिश की बात आती है तो ये माना जाएगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम इतनी करप्ट हो गई है। जो राहुल गांधी कहते थे कि मोहब्बत की दुकान जो है, अब ये बात तो बीजेपी का ये आरोप तो जचता है कि मोहब्बत के दुकान में ये किस तरह के ड्रग्स और ये सारे सामान हैं। तो ये चीज को लोगों में अब इसका क्या रिएक्शन होगा ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने कहा ये बताना मुश्किल है, लेकिन इस बीच में सुधांशु त्रिवेदी ने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी वो व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है। तो किस तरह से ये जो पूरा चुनाव है वो उससे प्रभावित भी हो सकता है। देखिए ना, दीपेंद्र हुड्डा के होने से मतलब ये है कि इस बार अब उनके जो पार्टी के जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो बुजुर्ग भी हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर का वो फेस अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया नहीं है, लेकिन एक तरह से वो स्वघोषित सीएम के फेस हैं। लेकिन ये पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग जो है दीपेंद्र हुड्डा ने किया है और दीपेंद्र हुड्डा लगातार कार्यक्रम के साथ में, जो मार्च के साथ में और रैलियों के साथ में आप देखें, और इसीलिए शायद उन्होंने वो जो तस्वीर जो है वो भी दिखाई है। ये मायने रखती है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ में अगर उस गोयल की तस्वीर है तो जाहिर सी बात है कि उसके कैंपेन का वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। जी निश्चित तौर पर, और इसका किस तरह से इसको जनता लेती है ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए। हम आपसे अगली जो हमारी खबर है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि मोस्ट वांटेड, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है जाकिर नाइक, वो पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बना हुआ है इन दिनों, और वो भारत में आखिर क्या अभी फिलहाल अभियान चला रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बना हुआ है और किस तरह से वो भारत के अफेयर्स में और ख़ास तौर पर जब हम वक्फ बोर्ड की वक्फ बिल की बात करते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह से अभियान चला रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे और यही आज हम विशेष चर्चा का विषय होगा हमारा। भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बनकर हेट स्पीच का बाजार गर्म कर रहा है। तो उसने हेट स्पीच का बाजार गर्म कर रखा है। भारत के से भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में अलग अलग लोगों से मिलकर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देकर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर जाकिर नाइक भारत के हिंदू और उन्हें ये कहता है कि बहुत चाहते हैं हिंदू, जब बड़ी तादाद में इस्लाम कबूलने लगे तो मैं उनके एजेंडे पर आ गया। ढाका ब्लास्ट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये कहना है जाकिर नाइक का। भारत नफरत के बीज बोने वाले जाकिर नाइक कट्टर सोच का प्रतीक बना था, लेकिन अलग बात है कि दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते थे। भारत सरकार की जांच एजेंसी इसे कई मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और उग्रवाद फैलाने के मामले में ढूंढ रही है। वर्तमान में मलेशिया ने इसे परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा दिया है। कट्टर सोच वाले जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने पहले जमात इस्लामी बांग्लादेश के बुलावे में वो वहाँ पहुँच चुका था। बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लगाने के लिए जाकिर नाइक ने अभियान चलाया था। आज जमात इस्लामी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश भारत के खिलाफ जिहाद करके दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लोगों को आगे कर रहा है। भारत के कारण ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। आज का बांग्लादेश अपने राष्ट्र नायकों की तौहीन कर रहा है और भारत को दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया है। लोकसभा में चर्चा के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा के लिए भेजा गया है, जिसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। मीडिया की खबरों की अगर माने तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करोड़ों चिट्ठियां और मेल्स लिखवाई गई हैं। दावा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू भी आ रही है। देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कट्टरवादी इस्लामिक स्कॉलर और प्रचारक जाकिर नाइक अपने संदेशों के जरिए लोगों को भड़काने और सुझाव के लिए लगातार वो पहल करता हुआ देखा गया है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी जमातों से आज पाकिस्तान को 2 जून की रोटी तक के लिए भिखारी बना दिया है। 2 जून की रोटी के लिए वो मुहैया है और ऐसे हालात में भारत में जाकिर नाइक के समर्थकों को भी जानना जरूरी है कि वो सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है बल्कि इंसानियत का भी दुश्मन है। तो पाकिस्तान का जो हाल बनाकर रखा है वो लोगों को समझने की जरूरत है और ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से वहाँ आज पाकिस्तान एक उसकी जिसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि सीधे हम इस चर्चा में जोड़ेंगे अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। अतीकुर रहमान जो कि रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। अतीकुर रहमान जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट बना करके रखा हुआ है और वो जो पूरे भारत में वक्फ बिल के खिलाफ अभियान चला रहा है, ये समझने की ज़रूरत है कि दरअसल सच क्या है। ये शायद देश के लोगों को, मुसलमानों को, आम लोगों को, सबको समझने की ज़रूरत है। निखिल, जब आप कहते हैं अपनी रिपोर्ट में जब आप बता रहे थे कि भारत का जो मोस्ट वांटेड जो भगोड़ा है जाकिर नाइक, वो पाकिस्तान का चीफ गेस्ट है इन दिनों, और जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से वहाँ मिलते हुए उनको बता रहा है
कि वो बता रहा है कि भारत से उनको क्यों भगाया गया या वो भाग खड़े हुए, तो उसका सीधा कारण वो दे रहा है कि भारत में उनके स्पीच से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में हिंदू जो है वो मुसलमान बनने लगे थे, इस्लाम अपनाने लगे थे। इसके कारण वो सरकार की नज़रों पे चढ़ गए और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। अब सवाल ये है कि ये लोगों ने देखा है कि जाकिर नायक के रैलियों में, जाकिर नायक के सभाओं में किस तरह से हाथ उठा के उसको एक तरह से इस्लाम के लाने के लिए पहल की जाती थी, और ये यूपीए के दौरान हुआ है। उनका एक पीस टीवी का नाम आपने सुना होगा, और टेलीविज़न काफ़ी मशहूर किया गया, उसके कई प्रोग्राम में खुद दिग्विजय सिंह जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो वो कहा करते थे कि ये शांति दूत है। तो अब सवाल ये है कि जैसे ही बांग्लादेश में का वो जो ब्लास्ट सीरीज ब्लास्ट आया, और उसमें जब वो पता चला कि बांग्लादेश में इस सारे ब्लास्ट के कारगुजारियों में सिर्फ जाकिर नायक का वो स्पीच है जो रेडिकल इस्लाम को लेके जाकिर नायक यूथ को और किस तरह से वो भड़काते हुए रहे। भारत सरकार ने जो उग्रवाद को फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के कई ऐसे केसेस जब उनके खिलाफ में खोला, तो जाकिर नायक भाग खड़े हुए और मलेशिया में जाके वो परमानेंट रेजिडेंट बन गए। अब सवाल है कि जाकिर नायक आज पाकिस्तान में क्यों है और कल वो बांग्लादेश में क्यों था? तो आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि बांग्लादेश में आज दुर्गा पूजा के लिए सारे जमात इस्लामी के लोग जगह जगह घूम घूम के लोगों को दुर्गा पूजा न कराने के लिए पंडाल में थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। और पाकिस्तान में बैठा जाकिर नायक पूरा रेडिकलिज्म जो है उसको एक तरह से बढ़ावा दे के वो कह रहा है कि इस्लाम को हमको पूरे दुनिया में ये फैलाना है। खुद शहबाज शरीफ उसको कह रहा है कि वो दुनिया में शांति का दूत बना हुआ है हमारे लिए। तो इन चीज़ों को समझते हुए जब हम देखते हैं कि वक्फ के खिलाफ में अभी पिछले 15 दिन से जाकिर नायक जब अपने वीडियो मैसेज से ये बात फैला रहा था और लोगों को बता रहा था कि तुम्हारे मस्जिदें यहाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, और उस पर आप अगर देखें कि जिस बात को निशिकांत दुबे चार्ज लगा रहे थे और उन्होंने दावा किया था कि लाखों चिट्ठियाँ उसके बाद जेपीसी के पास आई कि लोग इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। तो सवाल है कि वक्फ बिल के विरोध करने वाले जो जितने मुहिम भारत में चल रहे हैं, क्या जाकिर नायक उसके पीछे में नहीं है? इसका सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना होगा। जी, इससे पहले आगे बढ़ें, जिस बात की बात आप कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर, उस पर जाकिर नायक दरअसल क्या कहता है ये अब आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों को सरकार हथिया लेगी अगर ये वक्फ बोर्ड लागू हो जाएगा, कानून आ जाएगा। ये आपको सुना लेते हैं, पहले आपको सुनाते हैं। This anti-Islamic, anti-Muslim coalition government, which is trying to usurp, eat the property of the Muslims. You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, more than 3,400 square kilometers of land. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. It is your duty, it's my duty to see to it that we object to it. अतीकुर रहमान जी, सीधे आपके पास आते हैं। अंग्रेजी आपको समझ में आई होगी, साफ तौर पर थोड़ा सा तर्जुमा कर दूं। वो कह रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो लैंड है, 34,000 किलोमीटर वो बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि जितने भी मस्जिद है, मदरसे हैं, वो सब सरकार सीज कर देगी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के रेडिकलाइजेशन वाली जो स्पीचेज हैं, इनसे आम मुस्लिमों को सचेत होना चाहिए और कम से कम इस तरह की चीज़ों के खिलाफ उठकर खड़ा होना चाहिए? निखिल जी, ये जाकिर नायक जब इन्होंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर बयान जारी किया, इससे पहले पार्लियामेंट में जब जेपीसी में ये मामला गया था, ओवैसी साहब भी यही बात कह रहे थे, हम लोग भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर यही बात कह रहे थे। तो हम लोगों को किसी भगोड़े जाकिर नायक की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को ये एहसास दिलाने में कि जो बिल पेश किया गया है वक्फ अमेंडमेंट का, वो पूरे तौर पर हमारी मदारों पर, मस्जिदों पर कब्जा करने की बीजेपी की मंशा है।
ये और डिटेल में मैं कई चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स पर पहले बता चुका हूं। जाकिर नायक जैसे या किसी भी भगोड़े या कोई आउटसाइडर इंडिया के बाहर की ताकत की हमको जरूरत नहीं है। तो ये क्यों ना माना जाए कि वो आपकी भावनाओं को भुना रहा है? हाँ, ये बात है, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत बड़ी गलती की कि वो भाग गए हिंदुस्तान से। उनको यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को एंगेज करना चाहिए था, अपनी जो कोर्ट्स के अंदर साबित करना चाहिए था कि भाई उन पे जो इल्जाम लगे हैं वो गलत है। वो ना आकर भारत के अंदर बाहर बैठकर, और आज तो उन्होंने और सोने पे सुहागा कर दिया, एक दुश्मन मुल्क, एक फेल स्टेट पाकिस्तान में जाकर, और वहां पर ये दाढ़ी की बात करते थे। मैं बता दूं निखिल जी, तो इससे तो ये मंशा और जाहिर हो जाती है। जो आपने बात कही, मैं दरअसल उस पर थोड़ा एप्रीहेंशन कर रहा था, लेकिन आपने स्वयं अपनी बात को काट दिया कि वो दुश्मन मुल्क में साथ पे जाकर बैठा हुआ, वहां पर स्टेट गेस्ट बना हुआ है। फिर आप कह रहे हैं कि यहां पर रह करके वो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी उनको। नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उससे मैं सहमत हूं। मनी लॉन्ड्रिंग उनके इंस्टीट्यूट्स में होती थी, लेकिन टेररिज्म और उनकी जो स्पीचेस हैं, वो लगभग मैंने तमाम स्पीचेस को अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया है। मैं रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, और कहीं से कहीं तक टेररिज्म में डॉक्टर जाकिर नायक को जोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, आपका मानना है कि टेररिज्म में जोड़ा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश में जो ब्लास्ट हुए, जो सारी चीजें हुई, अनिरुद्ध सिंह को इसमें जोड़ेंगे, अनिरुद्ध प्रताप, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सारा मामला है दरअसल रेडिकलाइजेशन का है, और एक वर्ग को पूरे मामले में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या दूसरी चीजें हो, खासतौर पर अभी जो वक्फ बोर्ड पर वो बोल रहा है, दरअसल वक्फ कानून के ऊपर, आपको नहीं लगता है कि ये सारे चीजों में एक तरह से एक वर्ग को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? निखिल जी, मैं दो भाग में उत्तर दूंगा बहुत जल्दी। पहली चीज तो जो पाकिस्तान हमेशा इंडोर्स उस व्यक्ति को करता है जो भारत विरोधी बयान दे, चाहे वो क्या कहते हैं हिंदुओं के विरोधी में बयान दे, माफ करिए कहना नहीं चाहिए। वो कांग्रेस को लेके भी वही कहते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, जो टेक कांग्रेस और एनसी का है वही टेक हमारा है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं। वो दाऊद इब्राहिम को भी शरण देता है और जाकिर नाइक को भी शरण देता है। जाकिर नाइक को यहाँ की हमारी में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बड़े नेता कहते हैं जाकिर नाइक में शांति का दूत, हाफिज सईद में क्या मसीहा उनको दिखता है, और यहाँ के जो पत्थरबाज लड़के हैं उनके आतंकवादी हैं, उनके अंदर उनको दिखता है हालात का मारा। दूसरी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके जाकिर नाइक या कुछ लोगों, काफी लोगों की मंशा यही रहती है कि वो एक पर्टिकुलर लोगों का ही होल्ड में रहे। भाई वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसमें किसको इंडोर्स किया जा रहा है? उसमें किया जा रहा है जो गरीब मुसलमान है, जो उसमें पिछड़े हुए मुसलमान है उनको, जो महिलाएं हैं उनको उसमें संस्था में जगह दिया जा रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य मजहबी या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति उसमें ना सदस्य बन सकता ना कुछ बन सकता है। उसमें जो चाहे बोहरा समुदाय के हों, मुसलमान हो, चाहे सिया के हों, वो सारे लोग उसमें जा रहे हैं, या महिलाएं जो है वो। तो ये एक जो वक्फ बोर्ड है एक तरीके से इंटाइटलमेंट बन चुका था जो कुछ मुस्लिम। दूसरी चीज ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो टेररिज्म में नहीं, उसमें इन्वॉल्व था, आतंकवादी घटनाओं में, तमाम चीजों में नहीं थे, तो भैया वो क्या कहते हैं ईडी जो है, जो ये गैर कानूनी पैसा उनके पास आता था, ब्लैक मनी आता था, वो किस चीज के लिए? रिसर्च करने के लिए थोड़ा आता था। ऐसा कौन सा रिसर्च का पैसा होता है जो कि इसमें ब्लैक मनी में आता है? तो कई चीजें हैं, और पाकिस्तान हमेशा उन लोगों को इंडोर्स करता है जो भारत के विरुद्ध और हिंदू या सनातन के विरुद्ध, और उनका पूरा जितना अभी तक उन्होंने काम किया है वो केवल दो चीजों में काम किया है। बांग्लादेश गए तो वहां दुर्गा पूजा पंडाल का क्या हाल, पाकिस्तान जाते हैं तो केवल भारत विरोधी बयान, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, ये सारी चीजें उनमें रही हैं। जी विनोद जी, आपको इसमें जोड़ना चाहेंगे। ये जिस तरह से अभी जो हमारी चर्चा चली है, जिस तरह से अतीकुर रहमान जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये इस कंसेंसस पर पहुंचना चाहिए हमको कि ये लगता है कि जाकिर नाइक जो है वो हेट स्पीचेस नहीं देता है। ये ऐसा उनकी बात से लग रहा है। तो मैं इस बात को आपसे समझना चाहूंगा कि क्या दरअसल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि वो हमारी लाइन पे हमारी भावनाओं को भुनाते हुए लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बात को समझने की जरूरत है। निखिल, जाकिर नाइक क्या बोलता है, भगोड़ा ये एक प्रचारक है, उसको किस रूप में बोलता है नहीं बोलता है, इससे देश को कोई लेना देना नहीं है।
लेना देना तब होता है जब विद्वान आदमी हमारे साहब बैठे हुए हैं, अभी रफीकुर साहबान साहब रिसर्चर है, बहुत इस्लामिक स्कॉलर है, वो जब प्रभावित होने लगते हैं। मैं उनको अपडेट कराता हूं। अभी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है अभी ईदगाह के मैदान में, और वो हाईकोर्ट के आदेश पे लगी है, वो डीडीए की जमीन है। लेकिन ये वक्फ का तमाशा देखिए कि डीडीए की जमीन में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी, वो इसका विरोध हो रहा है क्योंकि वो वक्फ की हो गई। जब हाईकोर्ट ने कहा ये कोई वक्फ की नहीं है, ये तुम्हारी जमीन ईदगाह तक है, तो कहा गया है कि भाई यूजर्स क्लॉज इसमें जोड़ा जाता है कि ईदगाह के सामने में पड़ी हुई जितनी जमीनें हैं, अगर चरण रख दिया कोई वहां पे तो वो सारी मुस्लिम वक्फ की हो गई। यार ये क्या तमाशा है इस देश में कि आप देखिए कि कल ही एक नेता ने कहा, आपका एक मौलाना ने कहा कि जहां यहाँ पे इस दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राचीन धार्मिक मंदिरें हैं वो सारे वक्फ की जमीन में हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं अभी अतिकुल साहब, कि भारत में 2006 में 1.6 लाख एकड़ जो जमीन थी वो वक्फ की जमीनें थी। उसमें कई पाकिस्तान जो चले गए इनेमी प्रॉपर्टी के बदले में लोगों ने उसको वक्फ का मान लिया, अल्लाह की दान में दिया गया ये संपत्ति। ये 2013 के बाद 9.5 लाख एकड़ हो गई सिर्फ यूजर्स के क्लॉज में, और आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी, मस्जिदों की छीन जाएगी। अरे भाई जिसकी पहले छीन ली है उसकी कम से कम उसके मुकदमा कौन लड़ेगा? 90,000 आपके यहाँ एक वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेज हैं जिसका कोई कोर्ट से कहीं से कोई लेना देना नहीं है। इतने भसड़ डाल के जो लोग इसकी पैरवी करने आते हैं और जाकिर नाइक के बात से प्रभावित होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो देश के शुभचिंतक तो कम से कम नहीं हो सकते। ठीक है अतीकुर रहमान, जो वक्फ बिल है आ रहा है उसका ड्राफ्ट आपने पढ़ा है क्या? यानी उसमें कहीं कहीं लिखा है कि इसमें जो मस्जिद है, जो दरगाह है, वो छीन ली जाएगी, जो आपने अभी पहले कहा? जी बहुत अच्छा प्रश्न है निखिल जी आपका। इससे पहले विनोद जी की बात को थोड़ा सा साफ कर दूं मैं। निखिल जी ने कहा कि हम प्रभावित हैं, खास तौर से मैं प्रभावित हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक से। देखिए निखिल जी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे हम कभी ना कभी जुड़ते रहते हैं। जब कभी हमको मालूम पड़ता है कि वो कुछ इलीगैलिटीज में शामिल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, हम उनसे अलहदगी कर लेते हैं, रिजाइन कर देते हैं और उनकी बैठकों में हम जाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में भी यही था। यंगस्टर्स थे, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे और यूनिवर्सिटी के दौरान हम बहुत उनके लेक्चर सुनते थे, उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे। जब यहाँ से उनके ऊपर इल्जामात लगे, वो उम्रा में थे, तो भी मैंने बहुत सपोर्ट किया, दिल खोलकर डॉक्टर जाकिर नाइक को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही हमको ये मालूम पड़ा कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और हमारी कोर्ट्स का सामना करने में असमर्थ हैं, हमने उनका साथ छोड़ दिया। हमारी जो भक्ति है ना विनोद जी, वो अनभक्ति नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेगा कोई भी मुसलमान, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अधिकारी साहब, मैं एक सवाल, सर आप विद्वान आदमी हैं, आप जब बैठते हैं तो हम लोग आपसे काफी कुछ सीखते हैं। जाकिर नाइक एक तरह से आप कहिए कि पूरा सरिया की लॉ की बात करते हैं। इस्लाम में के अलावा वो मानते हैं कि बाकी सब कुछ हराम है। आज पाकिस्तान में भी उनका भाषण है, आप कहें तो हम उसको सुनवा दें। और वो ये बात कहते हैं कि वो जो भी कानून है वो कुरान के ही, जो हदीस में जो लिखी गई है बातें, वही सिर्फ कानून है। पाकिस्तान में भी बोल रहे थे। तो क्या आप जब प्रभावित होते हैं इस देश में जो शरिया कानून और जाकिर नाइक उसकी पैरवी करते करते दुनिया में एक मैसेंजर ऑफ पीस बने हुए हैं, क्या इस देश में आप शरिया कानून से देश चलाएंगे? आप इस देश में जाकिर नाइक की बात को करते हुए आप सिविल में और क्रिमिनल में अलग अलग कानून के बाद आप संविधान दिखाएंगे। आपका सवाल तो जब आपको सूट करता है तब आप संविधान का ओढ़ लेते हैं, और जब आपको लगता है तब आप संविधान को धता बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं। तो भैया ये वक्फ के लिए क्यों नहीं आपका संविधान कभी उसमें शामिल है? ठीक है, सीधा सवाल है। कौन सा संविधान में वक्फ लिखा हुआ है? ये सेकुलर नेशन अगर ये है तो आपके लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है, सारे कम्युनिटी के लिए है। और वो जब सेकुलर की बात आती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों हो जाती है? ठीक है, कहां है वक्फ संविधान में लिखा हुआ? जी अब आपके प्रश्न में मैं आ जाता हूं, क्योंकि शायद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। आपने कहा कि कौन से ड्राफ्ट के अंदर जो वक्फ बोर्ड का है, कौन से ड्राफ्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन जाएंगी।
एक क्लॉज है और बेहतर होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता अनिल दुर्ग जी इसके ऊपर रोशनी डालें। मैंने बहुत सारे स्पोक्सपर्सन से बीजेपी के पूछा है, लेकिन कोई भी इसका खुलासा जवाब नहीं दे पाया। एक क्लॉज है जिसके अंदर यह कहा गया है कि 3 महीने के भीतर जो भी अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी अदालत में, किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी बोर्ड में, कहीं पर भी कोई अपील, कोई सूट, किसी भी तरह का कोई मुकदमा दायर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आप अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी यानी कि इसी पर तो सारा विवाद है कि जिस पर उंगली रख दिया वो हमारी, जिस पर पैर रख दिया वो हमारी, जो अगर ईदगाह के सामने है तो वो हमारा। तो यही तो सारी बात हो रही है। अनिरुद्ध जी जवाब देंगे इसका, इसके बाद मैं पूछता हूं। ठीक है, अनिरुद्ध जी जवाब दें। अनिरुद्ध जी जवाब दें। ठीक है निखिल जी, अतीकुर जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि भाई भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? चलो आर्मी को मान लिया, रेलवे को मान लिया कि उनको सरकारें जमीन देती रही, वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया। यानी कि सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि सबको लगेगा भाई सरकार कल को डीडी न्यूज का दफ्तर भी कह देंगे वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे हमारा कदम पड़ा हुआ था। सुनवाई भी डीडी न्यूज नहीं कर सकता। सुनवाई कोर्ट कौन सा? वक्फ बोर्ड। सुनवाई कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। डिसाइड कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। और उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि लैंड हम लेंगे और लैंड को हम इस्लामिक उसमें डेवलपमेंट, कल्चरल उसमें जाएंगे। पता चलता है कि इनके चुनिंदा लोगों की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कुछ और चीजें बन जाती हैं। जो गरीब मुसलमान हैं इनके वर्ग के, या जो क्या कहते हैं महिलाएं हैं या अन्य समुदाय के मुसलमान हैं, उनकी कोई भागीदारी उसमें नहीं है। उसमें जो अभी विनोद जी ने बड़ा अच्छा बोला यहाँ पे कि 90,000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड। और जो 90,000 मुकदमे पेंडिंग है उसमें ज्यादातर जो उसमें 90% मुस्लिम ने दायर किया जी। उसमें ऐसा तो नहीं कोई दूसरे लोग हैं। तो भाई अगर उसमें गरीब मुसलमानों को, गरीब लोगों को या महिलाओं का उसमें आके मिलता है, जगह मिलती है उस बोर्ड में, तो क्या दिक्कत है? और उसमें यही बात है कि तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर कैसे बन गया? कल को तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का आप बोल देंगे भैया डीडी न्यूज हम आए थे, डिबेट किए थे, ये हमारा वक्फ बोर्ड क्योंकि आया था यहाँ पे। अब डीडी न्यूज कहां पे मुकदमा लड़ेगा? ना सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, ना हाई कोर्ट जाएगा, वक्फ बोर्ड में सुनवाई वक्फ बोर्ड करेगा, सब कुछ वक्फ बोर्ड करेगा। ठीक है, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया। मैं जवाब क्वेश्चन उन्होंने पूछा अतीकुर रहमान साहब, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, तो यहाँ पे जो भी शंकाएं हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान भी हो जाए। अभी आपके ओवैसी साहब ने जोर जोर से इस बात को प्रचारित किया कि अगर यूपी में वक्फ बोर्ड कानून पास हो गया तो हमारे पास 1.5 लाख एकड़ जमीनें हमारी खो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। ये अभी ओवैसी साहब ने कहा, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ओवैसी साहब ने कहा। तो आप बताइए, जो आप ये क्लॉज दिखा रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड मस्जिद जो है उसको नोटिस दिया जाएगा, अभी आप शिमला में देख लीजिए क्या हाल है। वहाँ 1-2 परिवार हैं उस जगह पे, उस इलाके में 5 परिवार हुए हैं और वो एक छोटी सी जमीन कब्जा किया। अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 5 साल से सिर्फ सुनवाई किया जा रहा है क्योंकि वक्फ उस पे है। अब भैया जो जमीन सरकारी जमीन है, जो म्युनिसिपल गजट में नोटिफाई है, वहां आपने 5 तल्ला मकान बनवा लिया और पूरा वहां का जो एनजीटी है उसको धता बता दिया। तो आप कहेंगे कि ऐसे अनरजिस्टर्ड पे कोई क्लेम नहीं हो, ऐसे चीजों पे केस कोर्ट सुनवाई ना करे? तो ये सारी सवाल है। आप जैसे विद्वान आदमी को इस पे प्रकाश डालना चाहिए, और जो देश में भ्रम फैला रहे हैं लोगों को, वो आप जैसे लोग ही उस भ्रम को तोड़ सकते हैं। गलत सूचना लोगों को मत दीजिए, उत्तेजित मत कीजिए। ये देश सबका है और ये देश सबका है, इसमें अपनी भूमिका निभाइए। ठीक है। मैं चाहता हूं कि अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अच्छा उदाहरण दिया अनिरुद्ध जी ने। वो चैलेंज हुआ था, अवश्य वक्फ बोर्ड ने कहा था कि, लेकिन खारिज हो गया। इससे आपने जो भ्रम फैलाया था जनता के बीच में कि वक्फ जिस उंगली रख दे जिस चीज के ऊपर वो उसकी हो जाती है, वो तो खारिज हो गया। अरे अतीकुर रहमान साहब, ताजमहल पे आपके वक्फ ने उंगली रख दी, सुप्रीम कोर्ट में आ गया मामला, ताजमहल ने कहा दिखाओ शाहजहां की कॉपी। चैलेंज हुआ क्या? आप लोग कुछ चीजें दलीलें रखते हैं, उसके साथ तर्क से रखिए। चैलेंज हुआ,
चैलेंज हुआ। अरे तो देखिए यहाँ इस तरह से नहीं है। आप इस बात को समझ, अतीकुर रहमान जी, वंस एंड फॉर ऑल, मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। मैं आपकी बात समझ गया दरअसल, लेकिन ये भी तो समझने की जरूरत है कि मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के घर को अपना नहीं चैलेंज कर सकता, सोच ही नहीं सकता। आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मिल सकता है। आप सूट में जाएंगे, आप कहेंगे कि ये शाहजहां की ने किया था और ये हमारा होना चाहिए, और उसके बाद अदालत ने कहा जी कॉपी दिखाइए। तो ये जो सारी एक एम्बिग्विटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई भी जो मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है, जो रजिस्टर्ड है, जिस तरह से बाकी चीजें हैं, किसी भी धार्मिक उसका हो, तो कोई सरकार उसको ना ले रही है ना ले सकती है। मैं ये इस बात को कहना चाह रहा हूं। फिलहाल ये जो आज जो हमारी डिबेट थी वो ये भी बताती है कि जाकिर नायक जैसे जो एक जिसको मैं कहूंगा कि हेट स्पीचेस के जरिए वो तमाम जो एक बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पर जैसे कि बात हो रही है ना कि 90,000 जो केसेस है उनमें से 90% उन छोटे छोटे जो गरीब मुस्लिम्स हैं वो बेचारे उसमें मार झेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, उनके हित की बात में सोचना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि अतीकुर रहमान जी आप भी कम से कम समाज में इन चीज़ों को लेकर जाएंगे कि हम गरीबों के लिए, उनके जो पंक्ति में खड़ा आखिरी मुसलमान है उसकी आवाज़ भी सुनी जाए। वक्फ बोर्ड के और वक्फ कानून के की जो बात है उसमें किसी भी तरह से लोगों को बरगलाया ना जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनिरुद्ध प्रताप का, आपका भी, अतीकुर रहमान जी का, विनोद मिश्रा जी का। और यहां से बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जो मुडा घोटाले के इर्द गिर्द तेज हो चुकी है, और तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि ईडी ने इसमें जांच तेज कर दी है। इस पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज दरअसल अपडेट क्या है, और इसके साथ ही साथ ये जो पूरा मामला है वो किस करवट बैठ रहा है, किस तरह से ये पूरी सियासत चल रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक के मुडा घोटाले की। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और बात करेंगे मुडा घोटाले की, जहां पर तेज हुई है ईडी की जांच, और कर्नाटक के मुडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और किस तरह से ये मुश्किलें बढ़ रही हैं इसका अंदाजा सहज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी वो 14 प्लॉट्स जो उनके नाम पर अलॉट किए गए थे उसको वापस करने को राजी हुई हैं, और दरअसल उसको पेशकश की उन्होंने उसको वापस करने की। ईडी ने इस मामले में जांच तेज कर दी है, शिकायतकर्ताओं से सबूत मांगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा जांच के संबंध में सबूत देने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए आज ईडी के सामने पेश हुए। लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी कविता बहनोई और देवराजू के खिलाफ FIR दर्ज की थी, तो वहीं ईडी ने भी पुलिस की FIR के ही समान प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की है। इस बीच में 1 अक्टूबर यानी परसों सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखकर 14 भूखंड, जो उनको 14 प्लॉट अलॉट किए गए थे, उसको लौटाने की पेशकश की। अपने पत्र में सीएम की पत्नी ने दावा किया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज वो सुन रही है। सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भूखंड लौटाना अपराध को स्वीकार करने जैसा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जब सीएम जमीन लौटाने को तैयार है तो फिर अब उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। तो वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि जमीन वापस करने से अपराध रद्द नहीं हो जाता है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसके विषय में आपको बताएं, ये 2 अक्टूबर की हैं, जब गांधी जयंती के अवसर पर एक गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि करने के लिए पहुंचे थे सीएम सिद्धारमैया। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि हाथ में भारत का झंडा तिरंगा लिए हुआ था, वो सिद्धारमैया के जूते खोल रहा है।
ये तस्वीरें आपको जो संवेदनशील लोग हैं वो विचलित कर सकती हैं, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनको भी विचलित कर सकती हैं। और ये जो मानसिकता है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं से जूता खुलवाया जा रहा है, उस कार्यकर्ता जो सबसे शायद निचले स्तर का कार्यकर्ता होगा उससे जूता खुलवा रहे हैं सीएम सिद्धारमैया। और उसके हाथ में तिरंगा साफ आप देख सकते हैं, एक दूसरे कार्यकर्ता ने उस तिरंगे का सम्मान समझते हुए उसको अपने हाथ में ले लिया। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं और एक संवेदनशील दर्शक इसको भली प्रकार से समझ रहा है। और कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने मुडा लैंड स्कैम में कहा है कि अब तक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी जमीन जब वो लौटा रही हैं तो इस मामले को तूल देने की अब जरूरत नहीं है। R. Ashok's statement is totally wrong and immoral. He being a person who is benefited by return of BDA property, there he is happy and he questions the morality of the chief minister. He asks for the resignation, demands for resignation. What is that moral right he has? See, in fact, he should throw some light. See, there it is not his land at all. It is totally BDA land. And he is returning that and getting his total case closed. इस बीच भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवर ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और कुछ दिन पहले सिद्धारमैया ने पत्नी को निर्दोष बताते हुए मुआवजे तक की मांग कर डाली थी। Spouse has offered to surrender the 14 controversial plots. This raises very, very serious doubts and questions because only a few days before, Mr. Siddaramaiah claimed that he was wronged and he needed 62 crore compensation for returning these plots. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेंगलुरु चलेंगे, जहां हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। शुभा, किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो बेंगलोर की सियासत को, कर्नाटक की सियासत को इसने हिलाकर रख दिया है, और ये भी समझना चाहेंगे जो ईडी की कार्रवाई तेज हुई है वो उसके विषय में भी आप जानकारी दें, अपडेट्स दें। अभी हम देख सकते हैं कर्नाटका में मुडा केस को लेकर कई दिनों से बातचीत हो रहा है और कर्नाटका के कांग्रेस सरकार जो आडಳಿत कर रहे हैं, इन्होंने आडಳಿत के आने के बाद ये सारे समस्या का उल्बण हो गया है। और मुडा केस को लेकर कर्नाटका में सीएम सिद्धरामैया के पत्नी पार्वतम्मा को इन्होंने 14 साइट्स को अलॉटमेंट किया था। पहले सिद्धरामैया ने बताया गया था कि 14 साइट्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, घोटाला तो हुआ है लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है जैसे लोग बता रहे, जो बीजेपी वालों बता रहे, प्रतिभटन कर रहे, ऐसे कुछ तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हो गया। पर इसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका के हाई कोर्ट में भी इसका फैसला करने के लिए, विचारण करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया गया था। और विचारण के समय सीएम सिद्धरामैया ने अभी कर्नाटका में जो विचारण के लिए सज्ज है ऐसे बोलकर चल रहे थे, उसके साथ साथ ही इन्होंने विचारण के लिए अभी तैयार नहीं है। और इसके चलते पार्वतम्मा ने 14 साइट्स को वापस मुडा को लेने के लिए इन्होंने पत्र भी लिखा था, वो भी कई दिनों से जन में जारी है। और वहाँ पत्र में हम देख सकते हैं 14 साइट्स मुडा ने जो सिद्धरामैया के पत्नी को दिया था, अलॉटमेंट किया था, सारे के सारे इन्होंने वापस करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे, कोई राजनीतिक है और कोई इन्होंने घोटाला किया है, इसके सारे कारण क्या है जिसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका के सीएम, अगले सीएम कौन हो सकता है, यही भी एक विषय का चर्चा का विषय भी बन गया है। कर्नाटक में अनेक कांग्रेस नायक हैं जिन्होंने सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं अभी, पर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया अभी तक इस्तीफा का मांग करने के लिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि इनके साथ इन्होंने प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया है। और ईडी ने अभी ईसीआईआर को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, ईडी ने अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी किया है। और एफआईआर में हम देख सकते हैं तो एफआईआर को प्रश्न कर सकता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशन दिया है इसको हम प्रश्न भी नहीं कर सकता है। ईडी अभी स्वतंत्रता है, इन्होंने सारे विचारण के लिए अभी स्वतंत्र से इन्होंने विचारण कर सकते हैं। लेकिन सीएम सिद्धरामैया अभी तक इन्होंने इस्तीफा का बात नहीं कर रहे हैं और इन्होंने जो भी घोटाला किया है, घोटाले के बारे में
है और किस चीज़ के लिए इन्होंने कहा है, सारे का प्रश्न अभी तक प्रश्न ही बना है। इसका उत्तर ना केवल सिद्धरामैया दे रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी दे रहे हैं। कर्नाटक में जो हो रहा है इसके सारे हम मौजूद लोग देख सकते हैं। कर्नाटका के अभिवृद्धि तो नहीं हो रहे हैं, बल्कि सारे गोटला है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कर रहे हैं, इसके सारी की सारी प्रश्न का उत्तर अभी कर्नाटका का जनता मांग रही है। जी, निश्चित तौर पर जनता जवाब मांगेगी, क्योंकि जनता ने चुनकर सिद्धरामैया को और कांग्रेस की जो अभी वर्तमान सरकार है उसको चुनकर जनता में लाए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शुभा। और इसके बाद बात करेंगे बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जहां डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। बंगाल में स्वास्थ्य सेवा पर एक बार फिर बुरा प्रभाव पड़ा है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा है उसके साथ रेप और हत्या के मामले में डॉक्टर्स ने न्याय की गुहार फिर तेज की है। अगस्त से बंगाल के डॉक्टर्स राज्य सरकार के रवैये और पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के कारण सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और सरकार से मिले आश्वासन से काम पर लौटे, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर वे आज भी नाराज हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने सेवा ठप करके ये मांग की है कि सरकार जो कोर्ट में बताती है वो ग्राउंड पर नहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता है। अभी सीसीटीवी और महिला डॉक्टर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा का माहौल नहीं है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बर हत्या और बलात्कार के मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार नींद में से तब जागी जब डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और लोगों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। आज दुर्गा पूजा के माहौल में ये उदासी साफ झलकती है। सरकार को उम्मीद थी कि उत्सव के माहौल में लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन ये घटना लोगों के जहन में बसी हुई है। तो बंगाल में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं, लेकिन डॉक्टर्स का अपना जो है वो तर्क है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी पश्चिम बंगाल से कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, किस तरह से क्या अपडेट्स आप हमको देंगे और जो राज्य की सियासत है उसको लेकर के, जिस तरह से पूजा का उत्सव शुरू हो चुका है, बावजूद उस पर एक जो निराशा और उदासी का माहौल है वो भी साफ देखा जा सकता है, आप बेहतर बताएंगे। बिल्कुल निखिल, ये जो निराशा और उदासी की माहौल है, ये ममता बनर्जी को शायद सपने में भी वो सोच नहीं पाई कि जो बंगाल की लोग हैं वो दुर्गा पूजा में भी इस तरह से अपने निराशा और उदासी दिखाते रहेंगे। अब शायद उनको समझ में आ गया है कि ये जो घटना है, ये घटना लोगों की दिलों तक किस तरह से चोट पहुंचाया है। पहली बात तो ये है। एक तो बताया जाता है कि दुर्गा पूजा में करीब 50,000 करोड़ रुपया की इकोनॉमी इन्वॉल्व्ड है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाए तो हर एक बिजनेस पर्सन जो कपड़ा बेचते हैं, जो बाकी चीजें बेचते हैं, उनका कहना है कि खरीदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। उनका कहना है कि ठीक है, एक साल हम झेल लेंगे, लेकिन कम से कम हमारे जो बेटी थी उस बेटी को न्याय मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो जूनियर डॉक्टर है उनकी तरफ से कहना है कि जो कुछ भी अदालत के सामने कहला जा रहा है प्रदेश सरकार की वकील की तरफ से, वो झूठा है। ये झूठा इसलिए है, ये भी थोड़ा सा सुनने वाले कारण है। मैं कहूंगा कि आज गुरुवार है और कल शुक्रवार का ऑफिस होने के बाद कोलकाता की, बंगाल की जो सरकार है छुट्टी पर चले जाएगी। वो पूरा 17 तारीख तक छुट्टी पर है और 18 तारीख खोलेंगे। जिस सरकार खुले रहते हुए इस तरह की घटना घटती है और वो सरकार बंद रहते हुए किस तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, और किस तरह से वकील चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कह दिया कि 15 अक्टूबर तक सारे काम खत्म कर देंगे, जब ये सरकार ही नहीं रहेंगे अगले 15-16 दिन। तो ये सब सारे बातें को लेकर 10 दफा मांगों को लेकर फिर इन्होंने अपने हड़ताल पे चले गए हैं, और इनका कहना है कि ये सुरक्षा पहली बात है और ये हमारे दीदी का जो न्याय है ये पहली बात है, ये देना चाहिए। अदालत के सामने झूठे वादा करना इससे चलेगा नहीं। निखिल,
ठीक है, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हड़ताल है डॉक्टर्स की, इसको लेकर के पॉलिटिकल सपोर्ट या विरोध किस तरह से देख रहे हैं आप? जनता में भी क्या रुख है? जी, जनता में इसके बारे में पूरी समर्थन है और स्थिति ऐसी जगह पर पहुंच गई है कि किसी भी राजनीतिक दल अगर इस हड़ताल को, इस सीज वर्क का विरोध करे, वो ही इस बंगाल के मैदान से साफ हो जाएंगे। इसीलिए जैसे कांग्रेस को थोड़ा सा दुविधा में कांग्रेस है कि वो समर्थन करे या ना करे, तो जो लोग कांग्रेस का ये दुविधा पैदा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बंगाल की मिट्टी आज क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है, बाकी सब लोग समर्थन में है और समर्थन के बिना लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।